हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे कार्बन के टेट्राहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स और मोनोहेलाइड्स कंप्लीट करके उसके एनोमेलस प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ही रह जाएंगे जैसे कि ऑक्साइड्स वगैरह। एंड फिर जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, साथ साथ में हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन भी शुरू करने वाले हैं, एज यू ऑल सेड इन द पोल। तो शुरू करेंगे हेलो अल्केन हेलो अरीन भी, लेकिन आज का लेक्चर हम लोग हमारे पी ब्लॉक में ऑक्सीजन की जो सीखने वाली प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग डिजी बोर्ड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं क्योंकि दैट वाज कंप्लीटली थियोरेटिकल। ठीक है, तो चलो गाइस, आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे थे हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स और पिछली क्लास में हमने हेक्सा हेलाइड्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे टेट्रा हेलाइड्स के बारे में पढ़ना। तो चलिए टेट्रा हेलाइड्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। टेट्रा हेलाइड्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, टेट्रा हेलाइड्स कैन बी रिटन एज EX4। टेट्रा हेलाइड्स कैन बी रिटन एज EX4। यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग, स्टार बना के एक पॉइंट, ऑक्सीजन do not form tetrahalide, oxygen do not form tetrahalides। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो क्योंकि सल्फर का साइज छोटा होता है तो ये SF4 एंड SCl4 बना सकता है। उसके अलावा सल्फर ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग जानते हो हेलोजन का साइज बढ़ता है, हम लोग सब जानते हैं, एज साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेस। ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेस। आप सभी ये लोग बात जानते हो भाई। सीधा सा हिसाब है, अपनी देसी भाषा में अगर बोलूं, देसी भाषा, तो सल्फर एक छोटा एटम है। अब अगर इसे तुम बड़े बड़े ब्रोमीन अटैच करने की कोशिश करोगे तो कहां ब्रोमीन अटैच कर पाओगे? ये इनमें तो इतना ज्यादा रिपल्शन होने लगेगा कि एक दूसरे को मार डालेंगे ये। तो सल्फर के साथ में 4 ब्रोमीन जोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए सल्फर सिर्फ यही 2 चीज बनाता हुआ नजर आता है। कोई परेशानी? ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अच्छा, इसके बाद में आता है तुम्हारा सेलेनियम। सेलेनियम थोड़ा बड़ा हो गया, तो सेलेनियम ये दोनों के साथ साथ में ब्रोमाइड भी बनाता है। ब्रोमाइड भी बनाता है, सेलेनियम का साइज बड़ा हो गया। अच्छा, टेलुरियम, टेलुरियम भी सब बनाता है। टेलुरियम ये भी बनाता है, टेलुरियम ये भी बनाता है, इनफैक्ट टेलुरियम ये भी बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी इश्यूज विद दैट? पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए ग्रेट। पोलोनियम भी सब बनाता है, साइज बड़ा हो जाता है तो पोलोनियम भी सब बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टेट्राहेलाइड के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे खास तौर पर हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरा पैसा इस चैप्टर में वही देगा अपन को। तो यहां पर आप देखो, सल्फर से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। मैं सल्फर का एग्जाम्पल लेकर चलना पसंद करूंगा। तो ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल सल्फर का, फिर ये हो गया आपका 3p। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन रखा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके यहां मैंने पहुंचा दिया। सो वैलेंस शेल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक पेयर्ड है और 4 अनपेयर्ड है। सर 4 अनपेयर्ड क्यों रखे भाई? 4 हेलोजन जोड़ने ना तुमको, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, एक पेयरिंग कर दो। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? टेक्निकली इट विल बी कॉल्ड एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। सो देयर विल बी अ टोटल 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। पांचों का नाम sp3d होगा। 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन रखे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। छठा इलेक्ट्रॉन यहां गया, मतलब देयरफॉर ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास में लोन पेयर होगा। तो जब आपके पास में सल्फर आएगा तो आप यहां पर एक लोन पेयर रख देंगे सबसे पहले। अब बचे हुए 4 sp3d ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में कुछ इस प्रकार अरेंज कर लेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम हो। अच्छा, ये सल्फर का
ये बॉन्ड सर ऊपर क्यों नहीं गया? अगर ये बॉन्ड आपने ऐसा करा तो क्योंकि लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन कॉज करेगा, इसलिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए नीचे आ जाएगा, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये नीचे आ जाएगा, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये सबसे परफेक्ट पोजीशन रहेगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप इस शेप को ध्यान से देखें, आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा, ट्राइंगल दिखने के बाद अगर आप इन्हें देखें तो आप लोगों को डेफिनेटली एक इस प्रकार का पिरामिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, एक पिरामिड ऊपर चला गया और एक पिरामिड नीचे की तरफ आ गया। सो बेसिकली ये दो पिरामिड दिख रहे हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ को आप समझो कि ये ट्राइंगल है, एक ऊपर बॉन्ड है और एक बॉन्ड नीचे है, एक ट्राइगोनल बन गया और एक पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसकी ज्योमेट्री जो मेरे लाडलो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? एक लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर किसी प्रकार का बॉन्ड बना नहीं रहा है, अब ये लोन पेयर किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बना रहा है। सो अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप तो नहीं हो सकता। अब शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं हो सकता। सो नाउ इमेजिन करो, यहां पर आप कुछ ऐसा नहीं देख रहे हो। बचपन में जब आप गेम खेलने आते थे पार्क में, तो एक मिक्की माउस बना हुआ होता था, यहां पर एक झूला होता था ऐसा मिक्की माउस वाला, और यहां पर आप बैठते थे, यहां पर आप बैठते थे और नीचे ये दो पैर पे खड़ा होता था, सी सॉ जैसा। यहां पर आप बैठ गए, वी, यहां पर आप बैठ गए इसको पकड़ के, वी, और ये जमीन पर खड़ा हुआ है। तो इजंट इट लुकिंग लाइक अ सी सॉ? यस, तो ये सी सॉ की तरह ही काम कर रहा है, जिसमें एक लोन पेयर हो गया, तो एक तुम्हारा यहां पर लोन पेयर हो गया और ये हो गया तुम्हारा सी सॉ स्ट्रक्चर। तो इसका जो शेप हो जाएगा, दैट शेप विल बी सी सॉ। तो इसको सी सॉ शेप बोला जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, तो जो आपको बॉन्ड एंगल दिखेगा वो अप्रोक्सीमेटली 173 डिग्रीज का दिखेगा। होना 180 का चाहिए था, पर वो 173 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक है, कर लो नोट इसको, सो दैट वी कैन मूव। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ये लोग बात जानते हो कि अगर इसकी SF4 की जगह पर, जैसे मैंने SF4 बनाया, इमेजिन करो दिस इज योर SF4, अगर SF4 की जगह SF6 होता तो वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता। क्यों? क्योंकि सल्फर को SF6 में छह तरफ से इस प्रकार फ्लोरीन ने घेर रखा था, तो फ्लोरीन सल्फर के आसपास एक जोरदार स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, जिससे कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आकर सल्फर से रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर एक लोन पेयर के आ जाने की वजह से फ्लोरीन का स्टेरिक हिंड्रेंस सिर्फ यहां, यहां, यहां और यहां रह गया। बाकी कोई और स्पीशीज आना चाहे तो वो यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है। मतलब अब SF4 पे वाटर के OH नेगेटिव का अटैक करना आसान हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, द स्टेरिक हिंड्रेंस, the steric hindrance decreases, the steric hindrance decreases, and therefore SF4 can be easily hydrolyzed। अब आप इसको easily hydrolyzed कर सकते हो, unlike SF6। तो रिएक्शन कैसी होगी इसकी? जब आपके पास में SF4 रहेगा, आप यहां पर सिंपली दो वाटर के मॉलिक्यूल ले आएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन को लेकर 4 HF बना देंगे, और एक सल्फर बचे हुए 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बना देगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ
SF4, ये आपके SF4 के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है विच यू हैव टू रिमेंबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सो दैट वी कैन मूव। फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्रेट। चलिए स्ट्रक्चर आई थिंक बन गया होगा, तो अब अपन स्ट्रक्चर को मिटाते हैं और इसकी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बोलो तो मैं रिएक्शन भी इधर से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, SF4 + 2H2O से बनेगा 4HF + SO2। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताऊं, इस SF4 की एक और बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है दैट SF4 जिसके पास में एक लोन पेयर होने की वजह से इट कैन एक्ट, SF4 इट कैन एक्ट एज बोथ ल्यूविस बेस एंड एसिड। ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। कैसे? देखो, अगर ये SF4 है विद अ लोन पेयर, तो अगर ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा था, आप सभी लोग जानते हो लुईस बेस क्या करता है, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहां पर SF4 देखो ये सीसॉ शेप में आ गया और इसने इसके लोन पेयर को पूरी तरीके से डोनेट कर दिया इस BF3 को, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। तो यहां पर ये लुईस एसिड बन गया क्योंकि इसने लोन पेयर एक्सेप्ट करा। अच्छा, ये एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह कब बिहेव करेगा? देखो, जब इसके सामने अगर 2F नेगेटिव आयंस आ जाएं, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये 2F नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कर लेगा। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करता है? एसिड। तो यहां पर क्योंकि बिकॉज सल्फर is in +4 oxidation state and can be extend it to +6 by release of electron. By release of electron, it can behave as acid. ये acid की तरह भी behave कर सकता है, और बेस की तरह तो हमको मालूम है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसको भी नोट कर लो फटाफट से ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन। मतलब अगर तुम्हारे पास में EF4 है तो उससे ज्यादा स्टेबल ECl4 होगा, उससे ज्यादा स्टेबल EBr4 होगा, और उससे ज्यादा स्टेबल EI4 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सोचो सोचो सोचो, हर बात में आंख बंद के हाँ सर मत किया करो, ये गलत है। अरे भैया, आयोडीन के एटम का साइज बड़ा कर दोगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। स्टार बनाकर पॉइंट लिख लेना, विथ इंक्रीज इन द ग्रुप 16 साइज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। भाई मेरे को एक बात बताओ ना, सल्फर तो सारे हेलोजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, ब्रोमीनो आयोडीन के साथ कहां से स्टेबल होगा? भाई हमें ऐसा देखना है कि फ्लोरीन के साथ तो सल्फर भी रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ तो सेलेनियम भी रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ तो टेलुरियम भी करता है, तो इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझे? सल्फर के साथ में क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। अब देखो यहां पर सल्फर छोटा है, ये तूने 4 क्लोरीन जोड़े। अब सेलेनियम थोड़ा और बड़ा है, अब इस सेलेनियम से जब तुम 4 क्लोरीन जोड़ोगे तो दिस सेलेनियम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ये इन क्लोरीन को खुद से अच्छे से होल्ड कर पाएगा।
अच्छा, दूसरा, सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेलेनियम है, सेलेनियम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव टेलुरियम है। तो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड भी थोड़ा सा मजबूत होगा, थोड़ा सा बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो सेलेनियम ट्राइक्लोराइड, फिर उससे सेलेनियम के बाद में टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देख लो, इसको देख लो ताकि आगे बढ़ सकें। ठीक है, हो गया क्या डन? पक्का पक्का? चलिए, तो टेट्राहेलाइड्स को सॉरी कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग हमारे डायहेलाइड्स की तरफ। डायहेलाइड्स भी छोटू सा है, फटाफट सा कंप्लीट हो जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मोनोहेलाइड्स में तो कुछ भी नहीं, बस स्ट्रक्चर ही पढ़ाना है, वो तो मैं हाथों हाथ पढ़ा दूंगा। चलिए, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेलाइड के बाद। थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डायहेलाइड्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द डायहेलाइड्स। अब गाइस, डायहेलाइड्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मान लो SF2, ये डायहेलाइड की कैटेगरी में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो ये डायहेलाइड की कैटेगरी में आ गया। मैं यहां पर SCl2 का एग्जांपल लेकर, सल्फर डाइक्लोराइड का एग्जांपल लेकर मैं आपको डायहेलाइड्स पढ़ाऊंगा। आपको इसका शेप ही जानना है। तो भाई, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, ये इसका 3s का ऑर्बिटल और ये इसका 3p का ऑर्बिटल। अब इसके d को भरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसका d हमें खाली का खाली ही रखना है। तो जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहां पर आपको अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 देखने को मिलेंगे, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब देयर आर 2 लोन पेयर्स। इसमें ये दोनों ऑर्बिटल्स में आपको लोन पेयर दिखाई देंगे और ये दो आपको बॉन्डिंग करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर आप बनाएंगे सल्फर, एक लोन पेयर आप यहां बनाएंगे, एक लोन पेयर आप यहां बनाएंगे, क्योंकि लोन पेयर में बहुत जोरदार रिपल्शन होता है। उसके बाद में जो बचे हुए 2 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो बेचारे नीचे की ओर चले जाएंगे, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा और कुछ कुछ 103 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। जैसे वाटर में आप कितना देखते हो, वाटर में आप लोग देखते हो 104.5 डिग्री, यहां पर थोड़ा कम होकर 103 हो जाएगा। क्यों? क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, सल्फर के लोन पेयर का साइज भी बड़ा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री ऑब्वियसली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही कहलाती है। लेकिन शेप, क्या शेप टेट्राहेड्रल दिख रहा है? नहीं, शेप अब आपका बेंट शेप हो गया, बेंट शेप हो गया। और बॉन्ड एंगल भी आपको हमेशा 109 डिग्री से कम का ही दिखाई पड़ेगा। कोई दिक्कत क्या इसके अंदर? किसी प्रकार की कोई परेशानी? चलिए, इसको भी नोट कर लीजिए। शेप वगैरह इसका खास डिस्कस करना होता है हम लोगों को, ठीक है। और इसके बाद में हम मोनोक्लोराइड्स डिस्कस कर लेते हैं। मोनोक्लोराइड्स, बेटा मोनोक्लोराइड्स का कोई खास बात नहीं, बस आपको इसका शेप पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में मोनोक्लोराइड में कौन है? O2F2 है, O2F2 है, दैट इज मोनोहेलाइड्स कर लो, मोनोहेलाइड्स कर लो। सो मान लो तुम्हारे पास में O2F2 है, तो इसका दे हैव द सेम शेप, दे हैव द सेम शेप एस दैट ऑफ पेरोक्साइड्स। जो भी आपके पेरोक्साइड्स के जो शेप होते हैं बिल्कुल पेरोक्साइड्स के जैसा इनका शेप होता है, FFOO, बस इस तरीके का इनका सारा शेप होगा। बस आपको यही देखना है, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर दूसरा भी एक एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर सल्फर ले लीजिए, यहां पर आप लोग क्लोरीन ले लीजिए, ऐसा कर लो। तो यहां पर आपको बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का दिख जाएगा, ये कुछ 99 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ दिख जाएगी, ये कुछ 104 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली दिख जाएगी। तो आपको हमेशा ऐसा ही शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक क्लियर हो गया। 104 नहीं, सॉरी 204, इसको 204 कर लो, सॉरी 204 सल्फर है ना, मैंने ऑक्सीजन वाला लगा दिया, सॉरी। चलिए, तो इसी के साथ आपके हेलाइड्स वाला पार्ट खत्म होता है।
जल्दी से एनोमेलस बिहेवियर की तरफ हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो हैलाइट्स खत्म करने के बाद अपन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। एंड उसके बाद हमारा ग्रुप 16 आप मान लो कंप्लीट हो गया। बस इसके अंदर फिर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पढ़ानी है, जैसे कि ऑक्साइड्स, देन आपके ऑक्सीजन और वो सब जो पढ़ाने वाली चीज़ें वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। जो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें वो डिजी बोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग निपटा लेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एनोमेलस। एनोमेलस, ओहो हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखा, बहुत दिन से बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आपके मार्कर ने उल्टी नहीं करी, मार्कर ने उल्टी नहीं करी, लो कर दिया। मार्कर के साथ यही होता है, ठीक है, तुमको जो पसंद। तुमको अगर मार्कर की उल्टी देखनी है तो हम मार्कर की उल्टी देखेंगे। सो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर क्यों देता है, इसका क्या रीज़न होगा? भाई रीज़न तो सबको यूनिवर्सल पता है। सबसे पहला रीज़न हमारे ऑक्सीजन का स्मॉल एटॉमिक रेडियस, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीसरा इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बस ये रीजंस की वजह से आपका ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में ये एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा, चलिए मुझे बताइए, बताइए मुझे। सबसे पहला, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा छोटा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। हाइड्रोजन कैन शो, इट शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट डेफिनेटली शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन हर प्रकार से ऑक्सीजन बॉन्डिंग शो करेगा। दूसरा, क्योंकि ये छोटा होता है तो छोटा होने की वजह से इसकी एटॉमिसिटी या तो आपको O2 दिखाई देगी या O3 दिखाई देगी, लेकिन बाकी ग्रुप मेंबर जैसे सल्फर S6 S8 तक दिखाई देता है, इसकी एटॉमिसिटी कम होगी। तीसरा, इसकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करी जाए तो ऑक्सीजन भले ही O2 फॉर्म में या O3 फॉर्म में हो, गैस होता है, लेकिन सल्फर बाद में सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है इस पे सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका सब्सटेंस सॉलिड वगैरह होता जाता है। चौथा, अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट ये -2 -1 0 +1 एंड +2 शो करता है। क्यों? डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ताकि ये 4 और 6 शो कर सके। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के से ये -2 -1 भी शो करता हुआ नजर आता है। अच्छा, इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल। एक टिपिकल नॉन मेटल होता है, किसी भी प्रकार से, आई रिपीट, किसी भी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करता। इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल। समझ में आ रही बात आप लोगों को प्यारे बच्चों? अच्छा, उसके बाद में आप लोग सब जानते हो कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। मल्टीपल बॉन्ड्स कौन से? 1000 बार बता दिया है, पी पाई बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन में जैसे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जैसे डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन में जैसे डबल बॉन्ड, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ये डबल बॉन्ड्स वगैरह बनाने की ताकत रखता है, और डेफिनेटली ये बनाता भी है। एंड 7th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आई होप आप लोगों ने क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखने में लगता है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, बट इन रियलिटी इट इज पैरामैग्नेटिक। तो गाइज विद दिस आपका ये चैप्टर का ग्रुप 16 का पार्ट होता है कंप्लीट। अब हमें देखो ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्साइड्स, थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी है, वो आप मान के चलो मैं डीजी बोर्ड पे शायद मुझे 2 या 3 क्लास लगेगी, मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अब वो चीज कराऊंगा, लेकिन साथ साथ में मैं हेलो अल्केन हेलो अरीन भी शुरू करा दूंगा। तो विद दिस वीडियो हम लोग ग्रुप 16 के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट
बिना किसी चिंता के कमेंट बॉक्स में डालो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।